In our previous lecture, we discussed about how Max Planck introduced energy quantization rule and how he explained the black body radiation. Okay, and in this lecture, we are going to discuss one of the best explanation on the photoelectric effect by the Einstein. And for this work of Einstein, he got Nobel Prize for the photoelectric effect. Okay. तो आइंस्टाइन ने क्या दिया, फोटोन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की। फोटोन कॉन्सेप्ट क्या है भाई? न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है, ठीक है। उसके बाद 1801 के अंदर थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि अपन वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो थॉमस यंग ने कंफर्म किया कि भाई नहीं, लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है? वेव नेचर है, ठीक है। इसके अलावा 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी क्या कहा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था वेव नेचर से, वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था ये। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन सेड दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड it is made up of tiny particles and those particles are named as photon by the Einstein. आइंस्टाइन ने क्या कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बेसिकली क्या है? खुद टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और इसके लिए उन्होंने उस पार्टिकल का नाम क्या कहा? फोटोन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? फोटोन कॉन्सेप्ट। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आइंस्टाइन ने कहा कि भाई जो लाइट जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, लेकिन जो एनर्जी कैरी करती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करती है। जैसे आपकी चॉकलेट होती है, इक्लेयर्स देखी होगी, छोटे छोटे जो चॉकलेट्स के पैकेट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, और इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहा आइंस्टाइन ने? फोटोन कहा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? आइंस्टाइन की फोटोन कॉन्सेप्ट कहलाती है। अब जो आइंस्टाइन की फोटोन कॉन्सेप्ट है वो भी क्वांटाइजेशन रूल को क्या करती है? फॉलो कर रही है एक तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक का जो क्वांटाइजेशन का जो रूल था, जो क्वांटाइजेशन था, एनर्जी का क्वांटाइजेशन था, उसको सपोर्ट किया एक तरीके से, ठीक है। और आइंस्टाइन क्या मानकर चले? दैट लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट का नेचर जो है वो कैसा है? पार्टिकल नेचर है, बिकॉज लाइट कैरीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। की जो लाइट एनर्जी कैरी करती है उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया, ठीक है। तो ये तो हो गई फोटोन कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन अलग अलग सिनेरियो में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक्सटर्नली क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है, और एक कैल्विनोमीटर से मान लीजिए उनको मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि मुझे पता चले अगर कोई करंट उनके बीच में फ्लो हो रहा है। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या लिए थे? क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज की विंडो से सील्ड ग्लास ट्यूब के अंदर लिए थे। अब इस क्वार्ट्ज विंडो से जब एक लाइट इंसिडेंट करवाई, तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोड से कुछ निकला। अब वो क्या निकला? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि आइंस्टाइन से बहुत पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो चुका था। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन अपने कैथोड से निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? एनोड तक पहुंचते हैं। सर्किट कंप्लीट होता है, तो सर्किट के अंदर क्या आता है? करंट आता है, यानी कि डिफ्लेक्शन आता है इन अवर गैल्वेनोमीटर। तो कहने का मतलब सीधा सीधा से ये है कि जब किसी मटेरियल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा आइंस्टाइन ने? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसके अंदर कुछ नहीं किया मैंने सीधा लाइट इंसिडेंट कराई, और जब देखा कि शुरुआत में जब मैंने लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी और एनर्जी कम थी, तो मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब कोई करंट नहीं आया। कोई करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आई जिसके ऊपर मुझे करंट मिल गया। क्या मिल गया? करंट मिल गया। अब मैं क्या कर रहा था? अगर मैं फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ा रहा था, हालांकि एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया, आइंस्टाइन ने किया, सो हियर आई स्टैंड्स फॉर द आइंस्टाइन। तो जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की बढ़ाई, वैसे वैसे क्या हो रहा था? करंट का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था। करंट का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था?
बढ़ रहा था और कंटिन्यूस जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया मैं तो क्या हो गया, मुझे एक सैचुरेटेड वैल्यू मिल गई करंट की। क्या मिल गई? करंट की सैचुरेटेड वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर्व देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर किस तरीके से हमें करंट बढ़ रहा है उसकी वैल्यू मिली। क्लियर है? अब क्योंकि शुरुआत में हमने क्या देखा था, जब हमने लाइट इंसिडेंट कराई तो कोई भी करंट नहीं मिला, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या मिलने लग गया? करंट मिलने लग गया। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तो होता है, लेकिन उसके लिए एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट होती है तो किसी भी तरीके का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ ए डेफिनेट frequency that is threshold frequency or more than the threshold frequency is incident on a photosensitive material, photoelectrons are ejected from the material or substance। क्या कहा मैंने कि जब किसी मटेरियल पर, कैसे मटेरियल पर? फोटोसेंसिटिव मटेरियल पर लाइट इंसिडेंट होती है और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होती है, तो वो जो मटेरियल है वो क्या इजेक्ट करता है, क्या इमिट करता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करता है। यही प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फिनोमिना है यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन फ्रॉम द मटेरियल, यही क्या है? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में फिर क्या किया गया, जो अपने इलेक्ट्रोड्स थे उनको बैटरी से कनेक्ट किया गया, बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो जिस इलेक्ट्रोड पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जा रहे थे उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब बिना बैटरी के लाइट जब गिर रही थी और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो पहुंच रहे थे एनर्जी की वजह से, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी एनर्जी की वजह से। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की, और पॉजिटिव मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है? उस इलेक्ट्रोड पर जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव कहाँ कनेक्ट किया हुआ है? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या होगा? करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हो तो क्या होगा? करंट की वैल्यू बढ़ेगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी पहुंचेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी पहुंचेंगे इलेक्ट्रोड पर। ये सब ऑब्जर्वेशन थे ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि मान लो अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसे मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ना करूं और मैं इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊं। इंटेंसिटी का मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपन लाइट इंसिडेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन वो क्या है? एनर्जी के पैकेट है, यानी कि फोटोन है। फोटोन क्या है? पार्टिकल है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी बढ़ाई गई और फ्रीक्वेंसी को कम रखा गया तो ये देखा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो किसी भी तरीके का कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप नहीं देख सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी ही पड़ेगी और कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर करनी होगी। ठीक है, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है उससे फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उससे अपन क्या कहते हैं, यानी कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वेव की, लाइट की, वो हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी को अगर प्लैंक कांस्टेंट यानी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से डिनोट करता हूं तो एच न्यू नोट क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम एनर्जी है, इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए इंसिडेंट लाइट के पास। इससे ज्यादा होते तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और उसके बेस पे आइंस्टाइन ने कुछ कर्व यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला कर्व मैंने किसके लिए बनाया? मैंने बनाया करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बीच में बनाया। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू इंसिडेंट इज ग्रेटर देन न्यू नोट, यानी कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। उस केस में क्या होगा? अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई,
एक्स एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी ली है, तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है, और इनका बीच का रिलेशन कैसा है, एक लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। आप कहोगे सर ऐसा क्या हो रहा है, तो इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ, तो ज्यादा फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं, तो ज्यादा फोटॉन्स आके टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे मटेरियल से तो ज्यादा करंट मिलेगा। तो जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता है, मतलब एक लीनियर रिलेशन आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन कर्व बनाते हैं करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी में, करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी में, तो जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम रहेगा तो करंट जीरो रहेगा, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही तो करंट बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स जल्दी पहुंचेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी पहुंचेंगे तो करंट बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है जैसे मान लीजिए मटेरियल ने 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए और आपने एनर्जी इतनी कर दी कि 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो गई कि 10 के 10 पहुंच पा रहे हैं, 10 के 10 पहुंच पा रहे हैं। अब बाकी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो अगर आप एनर्जी बढ़ा भी दोगे, जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पहुंचेंगे कहां से। जब एनर्जी कम थी तो हो सकता है कि 10 में से 5 पहुंच रहे थे, 5 बेचारे, क्योंकि बीच में कोलिजन भी तो होंगे, बीच में कोलिजन्स भी तो होंगे, तो कोलिजन की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपने एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे सारे के सारे पहुंच गए। अब अगर उससे भी ज्यादा आप एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या करंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। क्यों, अरे भाई एनर्जी इतनी हो चुकी है कि उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचा दिया, अब कोई बचा ही नहीं, अब कोई बचा ही नहीं तो पहुंचेगा कौन, और पहुंचेगा नहीं कोई तो फिर करंट कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बनाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी क्या करते हो, इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो आप देखते हो कि जो कर्व है करंट का वो कर्व बेसिकली क्या हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ जाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय यूजिंग द फोटोन कॉन्सेप्ट, और उन्होंने माना दैट फोटोन सिंगल फोटोन इंटरेक्ट विद अ सिंगल फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि आइंस्टाइन ने क्या कहा, देयर इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। एक फोटोन ऐसा नहीं है कि अपनी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे, या ऐसा भी नहीं है कि 2 फोटोन मिलकर अपनी एनर्जी किसको दे दे, इलेक्ट्रॉन को दे दे, ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने कह दिया या आइंस्टाइन ने कह दिया, तो ऐसा आइंस्टाइन ने क्यों कह दिया। याद करो अपन ने शुरुआत में क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखा था, लेकिन अपन ने इंटेंसिटी बढ़ाई थी। तो अगर अपन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो अपन बहुत सारे फोटोन ले आए लेकिन फिर भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। अगर बहुत सारे फोटोन मिलकर अगर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे होते तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से करंट मिल जाना चाहिए था, लेकिन करंट नहीं मिलता है, करंट नहीं मिलता। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं उनको बढ़ाने से आप अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी तो करंट नहीं ला सकते, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 2 या 2 से ज्यादा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं देते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो इसको कहते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आइंस्टाइन ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, और आइंस्टाइन ने कहा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू इंसिडेंट क्या है, न्यू इंसिडेंट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो एच न्यू इंसिडेंट क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी माइनस अब कितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको बाहर निकालने में, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि एच न्यू नॉट के बराबर खर्च हो जा रही है। तो जो बच गई वो इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे मान लो आप क्या गए, आप बाइक खरीदने गए शोरूम पे, ठीक है, आपके पास 60,000 रुपीज थे, आपने 59,000 की आपकी बाइक आ गई, आपके पास 1,000 रुपए बच गए। ठीक है, 1,000 रुपए का आपने क्या डलवा लिया, पेट्रोल डलवा लिया। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, और पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल डलेगा तो आपकी बाइक चलेगी ना, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। एनर्जी आई, इंसिडेंट लाइट आई, उसके पास कुछ एनर्जी थी, कितनी थी, एच न्यू इंसिडेंट थी। कितनी एनर्जी खर्च हो गई उसको बाहर निकालने में, बाइक लेने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई, कितने पैसे खर्च हो गए, 59,000। ऐसे कितनी एनर्जी यहाँ पे खर्च हो गई, एच न्यू नोट के बराबर, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो जो बच गई
वो किसके काम आएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रॉन को चलाने वाली एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसको मोशन में लाने के लिए जो एनर्जी है। तो जैसे 1000 जो बचे वो आपने बाइक में पेट्रोल डलाया, तो सेम इलेक्ट्रॉन को पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, जो इंसिडेंट एनर्जी है और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उन दोनों के डिफरेंस का जो अमाउंट बचता है उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाता है, और एच न्यू नोट जो है उसको बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और उसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी for the ejection of electron from a photosensitive material by incidenting light on it. ओके, तो यानी कि किसी भी फोटोसेंसिटिव मटेरियल पर लाइट गिराकर फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी की जरूरत होती है वही क्या होती है, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि वर्क फंक्शन होता है। और इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक में इसको डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को एच न्यू नोट लिख सकते हैं, या फिर फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये मटेरियल बाय मटेरियल चेंज होती है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप सेम मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करोगे तो वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा, उसका वर्क फंक्शन उतना ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात? ये बिल्कुल वैसे जैसे अलग अलग बाइक के लिए अलग अलग माइलेज आती है ना, अलग अलग बाइक को चलाने के लिए अलग अलग अमाउंट में पेट्रोल की जरूरत है। जैसे अगर एक ही बाइक है उसको 100 किलोमीटर चलाना है, उसके लिए अलग पेट्रोल आएगा, ठीक है, अलग वैल्यू आएगी, अलग वॉल्यूम आएगा पेट्रोल का, दूसरी बाइक के लिए दूसरा आएगा। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही आइंस्टाइन को क्या मिला था, बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो अब अपन कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, और 1905 में जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपको पता है 1906 के अंदर क्या हुआ था, जे थॉमसन को उनके मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिल गया था। इन 1909 मिलिकन एंड फ्लेचर परफॉर्म्ड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E/m यानी कि चार्ज बाई मास जो रेशियो था उसको ऑब्टेन किया गया था। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मिलिकन ने क्या किया, एटमाइजर की हेल्प से ऑयल की ड्रॉपलेट बनाई इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, और इन ड्रॉपलेट को एक कंटेनर में, जो कि नॉर्मल सी बात है, पार्शियली इवैक्यूएटेड गैस कंटेनर था, उसके अंदर क्या किया गया, उसका ऑब्जर्वेशन लिया गया। उन्होंने इस ड्रॉपलेट को बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स क्या करवाया, ट्रैवल करवाया। तो यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हो, पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और इनके बीच में क्या एक होल है। तो इस पॉजिटिव प्लेट के होल से क्या हो रही है, ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है, और इस तरीके से उन्होंने एक टेलीस्कोप जिसके अंदर क्या था, एक आई पीस लगा हुआ था, इस ड्रॉपलेट का मोशन देखा, और जिस स्पीड से ये नीचे गिर रही थी, न्यूटन लॉ से न्यूटन लॉ यूज करके आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो ना। सो बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ, मिलिकन कैलकुलेटेड द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, एंड gas inside the container was exposed by the X-ray. So the gas inside the container get ionized, and when our oil drop collide with the ionized gas particle, our oil drop also get charged. यानी कि जो अंदर जो भी गैस थी उसको एक्सपोज किया गया एक्सरे से, तो एक्सरे ने क्या कर दिया, एक्सरे के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसने जितनी भी गैस थी उसको आयनाइज कर दिया। और जब हमारा ऑयल ड्रॉप जो था वो जब टकराता है किससे, आयनाइज्ड गैस के पार्टिकल से, तो वो उसके ऊपर भी क्या गया, चार्ज आ गया। अब उसके ऊपर भी चार्ज आ गया, तो आपको पता है बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। ऐसा ही है। तो मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो ऑयल ड्रॉप्स थी, ऑयल ड्रॉपलेट्स थी, इनकी मोशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा कम किया, इसको बिल्कुल रोक दिया, एग्जैक्टली बीच में रोक दिया। और जब बीच में रोका, एक बैलेंस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो इस ऑयल ड्रॉप को नीचे कौन लेकर आ रहा है, इस ऑयल ड्रॉप को नीचे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है, इस ऑयल ड्रॉप को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि mg। ठीक है, और इस ऑयल ड्रॉप को अगर आपको रोके रखना है हवा में, तो आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स रहेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F = Q × E वेक्टर। तो इसके ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा हुआ है, Q × E लगा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ये बिल्कुल हवा में है, यानी कि इसको बैलेंस सिचुएशन में लेकर आए मिलिकन, तो आप ये कह सकते हो कि QE = कितना हो गया, mg हो गया। तो यहां से Q/m कितना हो जाएगा, G/E हो जाएगा। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से Q/m की वैल्यू कैलकुलेट की। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो जो चार्ज आ रहा था ऑयल ड्रॉप्स पर, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल था। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि अलग अलग ड्रॉपलेट्स पे जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि मास तो उन्होंने कहाँ से निकाल लिया, न्यूटन्स के लॉ से निकाल लिया, ठीक है, किस तरीके से गिर रहे हैं विदाउट द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मास वहां से निकाल लिया, Q/m कहाँ से आया, G/E से आ गया, बैलेंस सिचुएशन से। तो यहाँ से जब चार्ज निकाला, तो अलग अलग ऑयल ड्रॉप्स के लिए जो चार्ज आ रहा था, वो एक ही वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल आ रहा था। एक ही वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल आने का मतलब क्या है कि चार्ज भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ऑयल ड्रॉप मिलिकन एक्सपेरिमेंट से चार्ज का क्वांटाइजेशन भी आ गया। तो मिलिकन ने कहा कि चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स इज बेसिकली इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और यूनिट ऑफ चार्ज को क्या कहा गया, स्मॉल ई कहा गया, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
चार्ज, क्वांटा का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू। तो किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज हो सकता है उसका इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑन एनी पार्टिकल Q इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ई। यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर वैल्यू है कोई भी 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि इसका क्या हो सकता है, इंटीजर मल्टीपल हो सकता है। अब क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है, प्लस माइनस, तो आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन टाइम्स ई, ठीक है। अब एन यहाँ पे 1 2 3 है, और अगर आप एन को इंटीजर वैल्यू लेते हो तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो उस केस में आप सिर्फ Q इक्वल्स टू एन इंटू ई लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आया, क्वांटाइजेशन आया, चार्ज का क्वांटाइजेशन आया। इसी के साथ ई बाई एम की वैल्यू भी कैलकुलेट की। क्या कैलकुलेट की, ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट की, किसने, मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ब्रेक थ्रू आया वो आया 1911 के अंदर, कि 1909 के अंदर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ई बाई एम की वैल्यू निकाली मिलिगन ने, और 1911 यानी कि 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का। क्या दिया, रदरफोर्ड इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और रदरफोर्ड के साथ उनके जो स्टूडेंट्स थे गाइगर और मार्स्टेन, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन लिए थे। सो यू कैन से दैट ये जो मॉडल आया ये तीनों के स्टडी से, तीनों के ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।